मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल होता है वह पाषाण काल से ही प्रारंभ माना जाता है। मानव की गतिविधियों का जो प्रारंभ हुआ, मानव ने आखिर जीवन से लेकर के और सभ्यता के प्रवाह के साथ में जो तकनीकी विकास किया था, उस यात्रा का जो प्रारंभ है वह पाषाण काल से ही प्रारंभ होता है। पृथ्वी के धरातल पर मानव कहाँ पैदा हुआ, यह प्रश्न जीव शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों एवं पुरातत्ववेत्ताओं के लिए आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। प्रत्येक विद्वान की यही मान्यता है कि मानव की उत्पत्ति उन्हीं के देशों में हुई। इसी प्रकार भारतीय विद्वान भी यह दावा करते हैं कि मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई। इस प्रश्न पर चाहे तीव्र मतभेद हों, लेकिन यह तो तथ्य तो निर्विवाद है कि भारतवर्ष उन प्राचीनतम देशों में से है जहां मानव ने सर्वप्रथम अपनी जीवन लीला प्रारंभ की थी। प्रमाणों एवं साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि राजस्थान का आदि मानव भारत के अन्य आदि मानवों की भांति पूर्व पाषाण युगीन मानव था। किंतु यहाँ एक प्रश्न पुनः स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि राजस्थान की इस धरा पर मानव जाति की अवतरित होने से पूर्व क्या था। वैज्ञानिक खोजों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। विद्वानों का अनुमान है कि लगभग 80 करोड़ वर्ष पूर्व इस धरा पर जीवन के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। इसके विकास की क्रमिक प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग गए। उनकी मान्यता है कि मानव जाति की उत्पत्ति वानर जाति के एक प्राणी से विकसित हुई थी। वानर जाति से मानव जाति विकसित होने में संभवतः कुछ लाख वर्ष ही हुए होंगे। मानव को पशु धरातल से ऊपर उठकर एक सभ्य मानव बनने में सहस्त्रों वर्ष लगे। किंतु इस विकास यात्रा का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने इस विकास यात्रा का चित्र जीवशास्त्र, मानव शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर खींचने का प्रयास किया है। इस दीर्घकालीन विकास यात्रा का काल विभाजन उन पदार्थों के नाम पर किया गया है जिनसे औजार और हथियार बनाकर मानव अपनी रक्षा और जीवन निर्वाह करता था। ये पदार्थ पाषाण और धातुएं हैं। इसलिए प्रागैतिहासिक राजस्थान के काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। अतः हम प्रागैतिहासिक राजस्थान का विवेचन इन्हीं कालखंडों के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। अब आता है कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक सभ्यता के केंद्र कौन से थे या कहाँ कहाँ पर थे। यद्यपि राजस्थान में सभ्यता के अनेक केंद्र मिले हैं। राजस्थान के अनेक प्रमुख जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनके किनारे अवशेषों के अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी सहस्त्रों वर्ष पूर्व समुद्र था। सरस्वती एवं द्रष्टवती नदियाँ इसमें आकर मिलती थीं। इन नदियों के कांठे पर मानव जीवन की गतिविधियों के केंद्र थे। राजस्थान का अरावली पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। समुद्र के संकुचन से यहाँ मरुस्थल बन गया। समय उपरांत ये नदियाँ सूख गई। अब यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर नदी बहती हुई दिखाई देती है। सरस्वती, चंबल, भेड़च, बनास, गंभीरी, आहट, लूनी नदियाँ अरावली की श्रेणियों के किनारे और गड्ढों में जमी हुई परतें तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले पत्थरों के औजार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान मानव उद्गम वाले विश्व के प्राचीन भूभागों में अति प्राचीन भूभाग है। अभी हाल ही राजस्थान विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़ के निदेशक डॉक्टर देव कोठारी और डेक्कन कॉलेज पुणे के निदेशक डॉक्टर वीएन मिश्रा के संयुक्त निर्देशन में उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण किया गया। 1993 की अवधि में किया गया सर्वेक्षण के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कपासन, वल्लभनगर, रेलमगरा, रासमी, सुहाना तहसीलें हैं। सर्वेक्षण से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मेवाड़ क्षेत्र में इतिहास का प्रवाह सतत रहा, इसका क्रम कभी भंग नहीं हुआ। इसी प्रकार इतिहास के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा भी प्रागैतिहासिक राजस्थान के
शैल चित्रों के ऊपर भी काम हुआ है। कोटपुतली क्षेत्र के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मुरारीलाल शर्मा के द्वारा भी इस क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान के शैल चित्रों पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया गया और उससे भी हमें पूर्वी राजस्थान के प्रागैतिहासिक राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो मिलती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के स्वरूप का अनुमान लगाने वाले इतिहासकारों ने इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व का माना है। राजस्थान में इस युग से संबंधित प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्राय सभी देशों के प्रारंभिक इतिहास का स्वरूप एक जैसा था। जहां राजस्थान के पूर्व पाषाण युग के समान ही सामग्री प्राप्त हुई है। राजस्थान के पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से पत्थर के बेडोल व सौंदर्यहीन औजार मिले हैं, जिनका उपयोग पूर्व पाषाणकालीन मानव करता था। इंग्लैंड के दक्षिणी भाग, फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भागों, भारत के विभिन्न स्थानों और राजस्थान में प्राप्त हुए औजारों में पारस्परिक समानता पाई गई है। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव और उसकी सभ्यता पृथ्वी के सभी भागों में फैली हुई थी। आदि मानव और उसके औजार। राजस्थान की पूर्व पाषाण युगीन सभ्यता पर शोध कार्य अभी जारी है। अतः इस क्षेत्र में जब तक पर्याप्त खोज न कर ली जाए तब तक राजस्थान में आदि मानव के जीवन संस्कृति का क्रमबद्ध अथवा विस्तृत वर्णन संभव नहीं है। फिर भी अब तक हुई खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के ये आदिम निवासी संभवतः श्याम वर्ण, छोटे कद, चपटी नाक, घुंघराले बालों वाले थे। इस युग का आदि मानव अत्यंत बर्बर था। उसका जीवन प्राय पशुतुल्य था। पशुओं के साथ संघर्ष करके ही अपने जीवन बिताना पड़ता था। हिंसक पशुओं के कारण उसका जीवन सदा खतरे में रहता था। अतः अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए उसे हथियारों और औजारों की आवश्यकता थी। आदि मानव को इनको बनाने की सबसे सुलभ सामग्री उसके रास्ते में इधर उधर पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों में मिली। इन्हीं पत्थरों को तोड़ फोड़ कर और कुछ पहना करके उसने कुल्हाड़ी, तीर के फल, भाले और काटने, खोदने, फेंकने, छेद करने, कूटने तथा छीलने के औजार बनाए। साथ ही वह जानवरों की हड्डियों और पेड़ की टहनियों का प्रयोग भी करता था। उसके सभी हथियार और औजार भद्दे और सौंदर्य रहित होते थे। उसके पत्थर के औजार तथा हथियार 2 प्रकार के होते थे। प्रथम तो वे औजार जो बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे तथा दूसरे प्रकार के वे औजार जो पूरे पत्थरों को काट छाँट कर अथवा गड़गड़ाकर उनके किनारे काम में लाए जाते थे। ऐसे औजार दक्षिण पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान की नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए गए हैं। आदि मानव को धातुओं का प्रयोग अथवा मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था। वह आग जलाने की क्रिया से भी अनभिज्ञ था। ये स्वभावतः भ्रमणशील होते थे तथा अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। कभी कभी वे थोड़े समय के लिए अपना अस्थायी घर भी बना लिया करते थे, लेकिन शिकार और भोजन के लिए उन्हें इधर उधर ही घूमना पड़ता था। निवास स्थान और जीवन निर्वाह। संभवतः आदि मानव को अपना घर बनाना नहीं आता था। अतः धूप, वर्षा, शीत से बचने के लिए वह पर्वत की कंदराओं, वृक्षों के नीचे, नदियों या झीलों के छोड़े हुए कगारों की शरण लेता था। राजस्थान में ऐसे स्थानों पर पूर्व पाषाणकालीन बहुत से अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थान आदि मानव के अस्थायी घर होते थे। यह कहना संभव नहीं है कि ये आदि मानव राजस्थान या भारत के ही मूल निवासी थे अथवा उत्तरवर्ती आगंतुकों की भांति ये लोग भी यहाँ बाहर से आए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार वे अफ्रीका से, अरब, ईरान और मकरान होते हुए भारत आए, भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। उत्तरवर्ती आगंतुकों ने या तो उन्हें मार डाला या वे उनसे घुल मिल गए। जन विज्ञान की नामावली के अनुसार ये निग्रोटो कहलाते हैं। इस युग का मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था। वह स्वतः उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल फूल, आखेट में मारे गए जानवरों के मांस व नदियों या झीलों के तटों पर पकड़ी हुई मछलियों से ही अपनी उदरपूर्ति करता रहता था। इसके लिए उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। वह मुख्य रूप से हिरन, भैंस, सूअर, दूसरे छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना जीवन यापन करता था। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उन्हें शायद आग जलाने की क्रिया नहीं आती थी, इसलिए वह पशुओं की तरह जानवरों का कच्चा मांस या कच्चे कंदमूल व फल फूलों का भोजन करता था। इन तथ्यों से हमें पूर्व पाषाण युगीन मानव में मौलिक संस्कृति के अंकुर दिखाई देते हैं। आदि मानव ने शिकार करने अथवा कंदमूल बटोरने में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया।
अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि बुद्धि के साथ साथ उसमें विवेक के बीज भी अंकुरित होने लग गए थे। कौन से पशुओं का शिकार करना है, कौन से कंदमूल का सेवन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाना है, ये सभी क्रियाएं उसमें बुद्धि बल के प्रमाण है। आर्थिक जीवन। पूर्व पाषाण युग का मानव जीवन साधन और सुविधाओं से लगभग विहीन था। प्रारंभ में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे स्वयं को प्रयत्न एवं व्यवस्था करनी पड़ती थी। फिर भी समय के साथ साथ उसके साधनों में उत्तरोत्तर उन्नति अवश्य होती गई। अपने हथियारों एवं औजारों को फेंककर शिकार करने से एक कदम आगे बढ़कर कालांतर में उसने धनुष और बाण का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर शिकार में उसने अधिक तेज व सफल औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों की शाखाओं, पर्वत की कंदराओं या कंगारों, गुफाओं को छोड़कर उसने तंबू बनाने का के सफल प्रयोग किए। चमड़े की खाल से और उसी के धागों का उपयोग करके सींग, हड्डी अथवा हाथी दांत की बनी हुई सुइयों से उसने तंबू अथवा अपने पहनने ओढ़ने के लिए खोल बनाना भी शुरू कर दिया। इससे एक बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि भारतवर्ष की भांति राजस्थान का आदि मानव भी पूर्णतः आत्मनिर्भर था। वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करता था, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उस युग में आर्थिक दृष्टि से किसी विनिमय और व्यापार की पद्धति नहीं अपनाई गई। खुदाई में उपलब्ध इस युग से संबंधित अन्य वस्तुओं के साथ साथ शंख और कौड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जबकि शंख और कौड़ियों का स्वाभाविक रूप से समुद्र तटों पर ही पाया जाना संभव है। इसके अतिरिक्त इस युग से संबंधित कुछ ऐसी सामग्री भी मिली है जो किसी अन्य स्थान से लाई गई मालूम पड़ती हैं। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान का आदि मानव आदान प्रदान अथवा विनिमय पद्धति से परिचित था और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन का भी प्रयोग करता था। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। मनुष्य का स्वभाव ही छोटे छोटे झुंडों में रहना रहा है, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में भी तत्कालीन युग के मानव झुंडों में एक प्रकार का संगठन अवश्य रहा होगा। टोली की व्यवस्था और उसका संचालन निश्चित ही टोली का सर्वाधिक बलवान, अनुभवी एवं वृद्ध व्यक्ति करता रहा होगा, जिसका आदेश टोली के अन्य सदस्य मानते रहे होंगे। ये टोलियाँ अपने शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करती थी तथा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी सामूहिक ढंग से करती थी। उनका टोलियाँ बनाकर रहना इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि इनमें एक प्रकार से संगठन बनाने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। इस काल में उसे लज्जा की अनुभूति भी उत्पन्न हुई और उसने अपने गुप्त अंगों को ढकना शुरू कर दिया। वृक्षों के पत्ते एवं छाल तथा पशुओं की खाल उनके वस्त्र बन गए। वृक्षों की छाल को वह कमर में लपेटता था और पत्तों की माला बनाकर कटी प्रदेश के नीचे लटकाता होगा। पशुओं की खाल भी वह अपनी कमर में लपेटता था। यद्यपि धार्मिक भावनाओं का स्पष्ट उदय उस समय तक नहीं हुआ था, फिर भी राजस्थान के तदयुगीन मानव में एक विचार काफ़ी गहराई में प्रवेश कर चुका था कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का अंत मृत्यु के साथ ही नहीं होता, बल्कि उसके पश्चात भी उसे उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो वह अपने जीवन में प्रयोग करता है। इसी धार्मिक विचारधारा का परिणाम था कि जमीन में गाड़े गए शवों के साथ औजार, आभूषण, मांस आदि जीवन की उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनके अवशेष शव के अस्थि पंजर के साथ मिले हैं। विद्वानों का अनुमान है कि उस समय का मनुष्य किसी निराहार, अज्ञात शक्ति अथवा देव को प्रसन्न करने के लिए आखिट करता था। वे अपने मृतकों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, जिसको या तो जंगली जानवर खा जाते थे या फिर स्वयं ही सड़ गल जाते थे। इस प्रकार का जो पूर्व पाषाण युगीन मानव है, उसके संदर्भ में हमने ये चर्चा की है कि पूर्व पाषाण युगीन मानव है वह प्रकृति पर निर्भर था। अग्नि का उसे ज्ञान नहीं था। कच्चे मांस, फल फूल से वह अपना जीवन यापन करता था। टोलियों में वह रहता था और सामूहिक वह शिकार करता था। तो इस प्रकार की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर वह अपने को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा था। फिर उसके बाद में पूर्व पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आ गया। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि किस तिथि को पूर्व पाषाण काल समाप्त हुआ,
और किस तिथि को मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। इस व्यवस्था बदलने में, इस काल बदलने में मानव को हजारों हजारों वर्ष लगे होंगे। उसका तकनीकी जो ज्ञान था, जो पूर्व पाषाण काल में था, वह मध्य पाषाण काल में भी चलता रहा, लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते उसका तकनीकी ज्ञान और बढ़ जाता है। उसके जो पत्थर के औजार हैं उनमें कौशलता विकसित हो जाती है और वह अपनी संस्कृति सभ्यता को विकास की ओर ले जाता है।